गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई फरोग की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कोई माने या ना माने लेकिन मुल्क इस वक्त सियासी बहरान के जद में है। मुल्क के अंदर एक ऐसा क्यास पाया जाता है जिसके नतीजे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कल के हालात या आने वाले दिनों के हालात क्या होंगे। आज जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देते हुए जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो मुस्तरद कर दी, जिसके बाद से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बलियाँ तहलील करने के लिए सदर को कह दिया। सदर की जानिब से कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है और इस वक्त मुल्क के अंदर वफाकी हुकूमत नहीं है बल्कि सिर्फ इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका आज खुद नोटिस लिया है और आज खुद नोटिस की समाअत भी कल होगी। अब देखना यह है कि इसके आइनी और कानूनी तकाजे सही पूरे हुए या न हुए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। इमरान खान साहब पिछले कई रोज़ से ये बात कह रहे थे कि आखिरी वक्त तक वो एक ऐसी चाल चलेंगे जिसका उनके मुखालफिन को पता भी नहीं होगा। पहले मुसलसल कोशिश होती रही कि जो इत्तेहादी उनसे नाराज़ होकर गए थे उन्हें मना लिया जाए, अपने नंबर्स पूरे कर लिए जाएँ, लेकिन जब नंबर्स पूरे ना हुए और आज वाज़े तौर पे 176 अरकान अपोजिशन के अदम एतमाद के हक़ में पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, तो उस वक्त हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन बचा कि उन्हें डिप्टी स्पीकर से एक रूलिंग दिलवाई, जिसके नतीजे में वो मुस्तरद कर दी गई अदम एतमाद की तहरीक जो अपोजिशन की तरफ से पेश की गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फ़ैसला सियासी तौर पे इमरान खान साहब को फ़ायदा देगा या नुकसान पहुंचाएगा। इमरान खान साहब सियासी मैदान से भागे या इमरान खान अब भी सियासी मैदान के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बहुत से तजिया निगार ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के पास ये बेहतरीन ऑप्शन थी कि जब इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए और उनके खिलाफ 176 अरकान असम्बली के अंदर मौजूद थे, तो अपोजिशन के बेंचों पर जा बैठते, मुल्क के अंदर अपोजिशन करते, हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते और जब इलेक्शन होते तो एक अपोजिशन लीडर के तौर पर इलेक्शन में जाते। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर तरजीह दी कि वो इस अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करवा रहे डिप्टी स्पीकर से, खा वो आइनी हो या गैर आइनी, लेकिन उसके साथ साथ वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर मौजूद रहें। अब एक नई बहस शुरू होगी, क्या डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की? अगर खिलाफ वर्जी की तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट अगर ये डिसीजन देती है कि यह सारा फैसला गैर आनी था, तो फिर इसके साथ सज़ा किसके लिए तजवीज़ की जाएगी? सियासी तौर पर इमरान खान साहब नुकसान पाएंगे या इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा होगा? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब राजा यासर हमायूं साहब, साबिक सूबाई वज़ीर हैं। राजा साहब आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम रख देने के। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर नमा जनाब शैला रज़ा साहबा। आपका भी शैला साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। राजा साहब अगर आप इजाज़त दें तो शैला साहब से प्रोग्राम शुरू कर लें, क्योंकि आपने तो आज पता चल लिया अपोजिशन जो है वो क्या कह रही है, ज़रा अपोजिशन से भी पूछें। लेकिन शैला साहब आपकी तरफ जाने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया आज की इस तहरीक के हवाले से, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ट्वीट किया, उसमें भी उन्होंने कहा, मीडिया से बातचीत भी की, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कुछ कहा कि हमें पता था ऐसा होगा, ज़रा ये सुन लीजिएगा, फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। It is illegal, totally illegal. जरदारी साहब, आपको खदशा था कि स्पीकर की जानिब से ये हरकत की जा सकती है? हाँ, मगर दोस्तों का illegal. शैला साहब, अगर आपको पता था और जरदारी साहब जैसी बात कर रहे हैं कि हमें ये इल्म था डिप्टी स्पीकर ऐसा कर सकते हैं, फिर सवाल ये उठता है कि आखिर आप लोग डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक क्यों ना लाए, ताकि इस किस्म की कोई भी आपको आज जो है इस मसले का सामना ही ना करना पड़ता। अच्छा, बात यह है कि देखिए, हमें ये बिल्कुल अंदाज़ा था कि ये कोई भी हरकत कर सकते हैं, लेकिन आइन शिकनी को इस हद पे जाके करेंगे कि जिस पे पूरे पाकिस्तान के माहिर क़वानीन और वो भी माहिर क़वानीन जो इनके मुख्तलिफ मुकदमे लड़ रहे हैं वो भी चीख उठेंगे। ये बड़ा एक सरप्राइज़ था हमारे लिए। और रही बात ये कि हमने
स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम इत्माद पेश की। ये जो 3 सफ़े का फैसला है, जो हुकूमत एक समरी ना लिख सके एक्सटेंशन की, ये 3 सफ़े की जो रूलिंग थी, जो स्पीकर साहब की लिखी हुई बताई जा रही है और डिप्टी स्पीकर ने पढ़ी, तो आपको पता ही है कितने दिन पहले टाइप की गई होगी। और दूसरी बात यह है कि देखें, आइनी तौर पर तो इसको चाहे एतजाज़ एहसन हो और सब ने ये कहा, और हमारे पास इसकी मिसाल भी मौजूद है कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद आई, तो उन्होंने चाह के असेंबली तोड़ दी जाए, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर तहरीक अदम इत्माद पेश हो चुकी है तो फिर नहीं हो सकता, और आज एतजाज़ एहसन ने, और फिर वो फैसला ज़फ़रुल्लाह जमाली के ख़िलाफ़ ही आया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आज एतजाज़ एहसन साहब ने भी कहा कि या तो जिस दिन ये पेश हुई थी उस दिन रद्द कर दी जाती, लेकिन आपने 14 दिन भी पूरे किए, फिर एक और आप कवर ले लिया अपना आइन का, और फिर उसके बाद पेश हुई, फिर 30 ये अब आपने देखा कि आखिरी दिन था, उसमें आपने एक ऐसी बात जिसके लिए अब कहा जा रहा है कि उस ख़त में फोर्जरी की गई है और उस ख़त में शवाहिद जो हैं वो फोर्जरी करके डाले गए हैं और वो भी शवाहिद नहीं बन रहे, और उस ख़त को जो है जिसके लिए जो मैंने कल सारे दिन मुख्तलिफ चैनल्स पे पढ़ा, इस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि हमें कोई कार्रवाई नहीं की, और जब ये पूछा गया कि क्यों नहीं की तो उन्होंने कहा शवाहिद तो दे, तो शवाहिद नहीं थे, और अब ये कहा जा रहा है कि ख़त में भी फोर्जरी की गई है। तो अगर मैं आइन की बात नहीं भी करूं और सिर्फ एज डेप्यूटी स्पीकर में रूल्स ऑफ द प्रोसीजर की बात करूं, मैंने 10 साल जो है कि रूल 37 का 8 जो है ऑफ द नेशनल असेंबली रूल ऑफ प्रोसीजर जो है वो भी ये बिल्कुल बता रहा है क्लियरली कि जैसे ही मूव जो है वो ग्रांटेड हो जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है असेंबली में आ जाए, मूव ग्रांटेड हो जाए तो असेंबली को प्रोरोग नहीं किया जा सकता जब तक के नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन मूव है उस पे वोटिंग ना हो जाए। और अगर आप कहें तो मैं इसको पढ़ भी दूं, 2 लाइनें हैं, द असेंबली शैल नॉट बी प्रोरोग अंटिल द मोशन इज डिस्पोज्ड of or if leave is granted the resolution has been voted upon। तो आइनी तौर पे भी तमाम वो लोग जो आइन जानते हैं और उनको आइनी तौर पर दिफा के लिए असेंबली अदालतों में बुलाया जाता है, उन्होंने आज सारे दिन ये बात की और रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी ये बता रहा है। तो वो जो डट के खड़ा था कप्तान, वो बैरूनी साजिश का मुकाबला करता, वो खुद ही ढेर हो गया, उसको हटाना चाह रहे थे वो लोग कि हट जाए बकौल उसके, तो वो क्यों हटा? ठीक है, चल मैं आपके तरफ वापस आता हूँ। राजा यासर मयूं साहब, डट के खड़ा है कप्तान, अपनी हुकूमत खत्म कर बैठा। देखें, डट के खड़े होने का ये मतलब नहीं है कि आप हुकूमत बचाने के लिए खड़े हैं, आप अपने स्टैंड पे खड़े और इलेक्शन पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। लोगों ने फैसला करना है कि उनको, लेकिन जब इलेक्शन की डिमांड्स थी अपोजिशन की तरफ से तब इमरान खान साहब नहीं माने इलेक्शन। अब जब देखिए नंबर पूरे नहीं हुए तो अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। देखें, आप कोई भी जब गेम शुरू करते हैं तो पहले दिन ही तो नहीं फैसला कर लेते कि हमने ये करना है। जैसे जैसे चीजें सामने आती हैं तो सियासत गेम ही है जी। शाला रजा साहिबा बड़ी बीच में ना बोले सियासत नहीं, इबादत है, आपके लिए शायद होगी। अगर आप गेम समझ के खेलेंगे तो आखिर में आप विकेट उठा के भाग जाएंगे मैदान से, जैसे आज आपने किया। इट्स नॉट अ गेम, गेम थोड़े दिन का होता है। वैसे तो जरदारी साहब तो शतरंजी समझते हैं हर चीज को। काइंडली आप बीच में ना बोले, आपकी बात मैंने बड़े तमीज से सुनी है, आप बड़ी मोहतरम है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बीच में बोलना शुरू कर दें। आप सैयद जादी हैं, अपनी ना सोच के, मैं आपकी तमीज से बात कर रहा हूँ। आप मोहतरमा, आप अपनी बारी पे बोले ना, यू डोंट हैव टू स्पीक इन बिटवीन। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यू कैन टॉक व्हेन यू हैव टू टॉक, ओके? नहीं तो आप बोलने में चुप कर जाता हूँ। इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट अ गेम। चलो ठीक है, ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी। हाँ जी, चले बात मुकम्मल करने दें शाला साहब जी। मैं बात कर लेता हूँ ना, बीच में ना बोले, आपके लिए नहीं होगी, लेकिन खेल तो आप गेम की तरह ही रहे। ठीक है, आप जो बात पूछ रहे थे उस पर बात कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जब नंबर्स पूरे नहीं हुए तो इलेक्शन याद आ गया, उससे पहले इलेक्शन याद ना आया। देखिए, मैंने जो आपको पहले अर्ज की ना कि हर पॉइंट पे आप मुख्तलिफ फैसले मौके की नज़ाकत से करते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बड़े अरसे से ये दावा कर रही हैं कि हम पॉलिटिकली मैच्योर हो चुके हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हमने ख़त्म कर दी है, 18वीं तरमीम में
इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और इवेंचुअली दोबारा उसी चीज़ पे आ गए जो ये हमेशा से करते आ रहे थे। तो अब जाहिर है जो आपके किसी चीज़ के आप रूल्स डिफाइन करते हैं, जब आप खुद ही उसको तोड़ देते हैं तो फिर आप मजबूर करते हैं हर एक को कि वो तोड़ दे। तो इन्होंने अब ये आज 176 अराकीन में से कोई एक भी फ्लोर क्रॉसिंग वाला नहीं था। ये जो तो इवेंचुअली हुआ ना जी, इससे पहले तो फ्लोर क्रॉस वाले तो बैठे हुए थे ना इनके साथ ही। ये जो जब इन्होंने ये शुरू किया है सारी मूवमेंट और जिस वजह से ये प्रोसेस यहाँ तक पहुंचा है वो तो अराकीन की वजह से ही पहुंचा। आपके भी सामने ये तो अब एक खामखा की बहस है, इस पे टीवी पे बैठ के जंग तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है गुज़िश्ता 2 माह से, वो आप सबकी नजरों में पूरा मुल्क देख रहा है। इसमें क्या मैं बहस उसमें पीटीआई भी शरीक है, उतनी शरीक है पीटीआई। ऑब्वियसली मैं इस पे डिसएग्री नहीं कर रहा। मैंने कहा है कि जो सो कॉल्ड अपने आप को मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं और हैं भी, इतना पुरानी हो गई हैं, और उन्होंने एक रूल्स डिफाइन किए थे कि आइंदा से ये चीजें नहीं हुआ करेंगी जो 90s में होती थी। कोई गैर आईनी तरीके से हुकूमत को हटाने के इकदामात में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। ये इनको तो चाहिए था कि जो पीटीआई के लोग छोड़ के गए थे, चले पीटीआई के तो जैसे भी हैं, जब छोड़ के गए थे उनको कहते कि रिजाइन करें, उसके बाद हमारे टिकट सेलेक्ट हो और फिर हम करेंगे नो कॉन्फिडेंस प्रूफ। ये तरीका था ना। राजा साहब अब ये नहीं, ये सर ये तवक्को ना रखें। आज जो सर्वर साहब ने कहा कि हमारे पास 186 से ज्यादा अराकीन थे, लेकिन उसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही को पंजाब में वज़ीर आला बनाने की कोशिश की गई। ये भी तो आप भी तो वही कर रहे थे ना कि नंबर्स पूरे चोई सब कर लेंगे, उनको वज़ारत आला दे दें। इस बात का मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको कि जब आप इस तरह खेलते हैं ना कोई भी चीज़, वो मैडम की मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जब आप अगर सिस्टम के, तो ये नहीं हो सकता कि आप शराफत से चलते रहें और दूसरे लोग बदमाशी करते रहें। जब कोई बदमाशी शुरू करता है तो फिर उसी तरीके से वही काम का आपको भी करना है। देखिए आइडियोलॉजी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जब सिस्टम के, या तो सिस्टम के अंदर रह के सबको एक तरह खेलना पड़ता है, या फिर अगर कोई सिस्टम को तोड़ता है तो फिर सभी तोड़ते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है, अगर उन्होंने कोई ऐसी गेंद मारी है, नो बॉल मारी है, आप भी नो बॉल मारने पे एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो ये नो बॉल मारी गई आज, जो मर्जी आप कह लें इसको, ये नो बॉल मारी गई आज। देखें जिस तरह गेम खेली जा रही है ना, मैडम क्योंकि गेम के लफ्ज़ को पसंद नहीं कर रही इसलिए मैं यूज़ नहीं करता, पर जो कुछ हो रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद इट। देखें अगर एक मैच्योर जिधर भी पॉलिटिक्स हो रही होती है तो ऐसे कोई भी नहीं करता, ना जो ये कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, या कोई भी कर रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, आई एग्री विद इट। लेकिन यहाँ तक लाया कौन है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, वो इमरान खान पे लगाएंगे, हम उन पे लगाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है इस बात पे एग्रीमेंट कर लेने में कोई हर्ज नहीं कि जो कुछ इस मुल्क में आज हो रहा है ये दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर। कौन आगे बढ़ेगा, कौन कैसे करेगा, फार्मूला क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया, सियासतदान तो अब भी मिल बैठ के बातचीत करने को तैयार नहीं है, कोई किसी फार्मूले पे आने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब जिनको गद्दार कह रहे हैं, उसी अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर फिर निगरान हुकूमत बनाएंगे। एक गद्दार की बनाई निगरान हुकूमत मैं कबूल क्यों करूँगा जी? हाँ, आपको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त तो ये है कि क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे जब मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के इशूज़ थे तो उनको अपनी पार्टी के किसी और शख्स को सामने लाना चाहिए था। अब वही बैठे हैं, अब क्या कर सकते हैं। आपने जो कुछ देखे, जो मौके की जो नज़ाकत होती है, जो लोग जो मौजूद होते हैं उसके मुताबिक ही आपने डील करना है। ब्लंटली एक सवाल मैं आपसे पूछूं फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ये गद्दार के फतवे भी गेम कैसा है? ये भी नो बॉल थी, मार दी, ठीक है, लगी तो लगी। नहीं, ये नहीं है, ये बड़ी, और शहबाज शरीफ साहब की तो ये बात ही नहीं होती है, तो मियाँ नवाज शरीफ की होती है और हम उस पर कायम है कि वो गद्दार तो एग्जैक्टली लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा और खान साहब ने भी नहीं किया, लेकिन वो आज कहा गया मुल्क के खिलाफ साजिश गद्दार करते हैं। जी शैले साहब, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब पे ये इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी भी लगाती रही है और उनके ताल्लुकात पावर से रही, हमेशा से बात रही है, और ये बात फैक्ट्स हैं कि वो किसी लॉबी के साथ उनका ताल्लुक है, इसमें कोई अब तो दो राय शैले साहब, ये इल्ज़ामात आपकी पीपल्स पार्टी भी लगाती रही है, ये बड़ा आपके ऊपर सवालात उठते हैं कि यही काम माजी में आप करते रहे हैं। आज अगर पीटीआई अगर ऐसा यारकर मार रही है, बेशक नो वाली है, तो हर्ज क्या मारने में? अच्छा, मैं इनको ये बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और मेराज खालिद साहब हमारे स्पीकर थे। हमारी पार्टी के अपने लोगों को ये होने लगा कि ये तो हमें लग ही नहीं रहा कि हमारे स्पीकर हैं। मोहतरमा ने कहा नहीं, स्पीकर को अपना किरदार अदा करने दो। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया, दोनों तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन ने और लीडर ऑफ द हाउस ने एक उनको मुबारकबाद दी उनका, और बिजनेस उसी तरह चल पड़ा। आपके खिलाफ आपके एलाई जब टूट गए और वो हमने अपनी गिनती पूरी कर ली, जिनको आप मुनरिफ कह रहे हैं, अभी तो उनके वोट डालने की बारी नहीं आई थी, अभी तो वो मुनरिफ थे ही नहीं।
आपने उनको, जब उन्होंने क्राइम कमिट ही नहीं किया बकौल आपके, तो वो कहाँ से जो है वो हुआ। दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहूंगी, देखें ये खेल उनके लिए होगा जो अचानक सो रहे थे और सुबह को उन्हें पता चला कि वो जीत गए। अगर ये खेल होता तो इसमें हमारी जानें ना जाती, इसमें हम कोड़े ना खाते, इसमें हम जेलों की सऊबतें ना सहते, हमारी आंख खुलती और हमें बताया जाता कि तुम ये हो गए और हम सब तुम्हारे साथ एक पेज पे हैं और हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसा खेल, ये खेल नहीं है, हमने इसको कभी खेल नहीं समझा। अगर मैं स्टूडेंट लाइफ में जो है जेल में गई, CIA सेंटर में रही, तो उस उम्र में ये खेल नहीं खेले जाते। तो पहले तो मैं पीरजादा यासिर साहब से ये कहूंगी कि ये खेल नहीं है, ये खिदमत है अवाम की। और जी बिल्कुल, ये खिदमत है अवाम की। अवाम के प्रोटेक्शन के लिए आइन बनाया जाता है, सरहदों की प्रोटेक्शन के लिए जो है एटॉमिक पावर बनाया जाता है, उसको जिद्दत देने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जाती है। पाकिस्तान तरक्की करे, लाइफ लाइन दी जाती है CPEC में। पाकिस्तान की खुददारी रहे, सलाला पे माफी मंगवाई जाती है। ये तरीका होता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? ये खेल समझते हैं आप? हमने 8-8 साल जो लोग जो हैं इस पे बैठे रहे, उनसे मुकाबला किया है। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन भी एक आईनी अमल है, और इस आईनी अमल को आप एक आइन के आर्टिकल को शिकनी करके, उस आर्टिकल के आइन शिकनी करके आप दूसरे आइन अमल को नहीं आगे ले जा सकते। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मोहम्मद खान जो की तारीख दोहराई जाए, तो ये फिर आपको इसके बहुत हकाइक भुगतने पड़ेंगे। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, कि ये अभी पेका का कानून जो है वो आपके ऊपर मजाक उड़ चुका है कि असेंबली सेशन में आई और आप ऑर्डिनेंस ले आए। अभी तक आप कुछ भी साबित नहीं कर सके हैं। दूसरों की करप्शन खंगालते खंगालते आपने पाकिस्तान को परसेप्शन इंडेक्स में करप्शन के ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है शर साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, ब्रेक शामिल कर लें, वापस आएंगे। आईनी और कानूनी माहिरीन से भी पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अब नतीजा निकलेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या सारी सूरत हाल को रिवर्स कर सकती है? अगर रिवर्स करती है, दोबारा से अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होती है, तो आज की कार्रवाई, इसके जिम्मेदारान का तयन क्या किया जाएगा? क्या उन्हें सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? या अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए, तो फिर एक नया सियासी बहरान जन्म नहीं लेगा, क्योंकि हुकूमत ने और अपोजिशन लीडर ने मिल के निगरान हुकूमत को उसका ऐलान करना है। ये कैसे होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राजा यासिर हुमायूं साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? चौधरी सरवर साहब बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा गए। एक सूबा बना हुआ था चकवाल, आपका भी ज़िला है, एक सूबा बना हुआ था लाहौर, एक सूबा बना हुआ था गुजरात, एक सूबा बना हुआ था मुल्तान, DG खान। यानी ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं कि सूबाई हुकूमत में, और फिर करप्शन की बातें करके गए, फिर ये भी कह के गए कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, मुझे मत छेड़ें। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मेरा बड़ा उनसे ताल्लुक़ रहा है, जितना अर्सा PTI में रहे हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन बहरहाल वक्त गुजरा हुआ है। तो ये उन्होंने एक टिपिकल जो बात की है कि जब आप छोड़ के जा रहे हैं, जिस दिन आपको निकाल दिया गया है, उस दिन आप ये बातें शुरू कर दें। मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी, ग्रेसफुल एग्जिट की ज़रूरत थी। अगर ये बातें उनको ग्रेसफुल एग्जिट दिया नहीं गया, वो इस्तीफा देने को तैयार थे। नहीं, काश के होते, उसको छोड़ें। पहले उन्होंने जिक्र ज़रूर 2-3 दफ़ा आया इससे पहले, लेकिन अभी रिसेंटली गुज़िश्ता 3-4 दिनों में ऐसी बातें नहीं थी। अनफॉर्चुनेट बातें जो मैं नहीं करना चाहता TV पे, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये बातें जब आपको हटा दिया जाए उसके बाद करने की कोई तुक नहीं बनती। लेकिन अगर उनसे ये डिमांड की जाए, आज हमारे नंबर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आज असेंबली का इजलास जो है वो मौखर कर दें, ये ऐसी कोई उनसे डिमांड नहीं की गई। मैं फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ, मैं गवर्नर हाउस में, मैं क्योंकि पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो कुछ ऐसे मामलात सामने आ रहे थे जिसमें PTI की कुछ ख़वातीन रहनुमाओं ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको गवर्नर साहब लेयर कर रहे हैं कि वो दूसरी साइड पे चली जाएं, अलीम खान साहब के पास चली जाएं, फ्लोर क्रॉस कर जाएं। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, हमें यकीन नहीं आया कि ऐसे हो नहीं सकता, गवर्नर साहब कभी ऐसे नहीं करेंगे। फिर उसकी हमने तहकीकात कराई, इसलिए रात देर तक ये बात चलती रही, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके गवर्नर साहब से पार्टी में तल्लुक़ थे, मुझ समेत, उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि कभी वो ऐसे करेंगे। लेकिन फिर जब ये कन्फर्म हुई बातें और उसके बाद ये फैसला मजबूरन किया गया। गवर्नर साहब आपकी पार्टी के अराकीन को आपके मुखालफिन के पास भेज रहे थे? जी बिल्कुल, उसके बाकायदा सबूत PTI ने हासिल कर लिए। ऑब्वियसली। तो ये गवर्नर साहब को बताया गया?
उनको पता था, उन्होंने डिनाई किया। हमने भी उनको पहले जब उन्होंने डिनाई किया एक शाम पहले, तो हमने यही कहा कि वो ठीक ही कह रहे होंगे, ज़ाहिर है गलतफहमी होगी। और मैंने कोशिश की कि ये गलतफहमी दूर कराई जाए जो लोग पैदा कर रहे हैं और उनके दरमियान। लेकिन फिर इवेंचुअली जब लेट नाइट बिल्कुल 100% जो हमें उस पर यकीन आ गया, हमें तो नहीं, जो सीनियर लोग हैं पार्टी के, तो फिर उनको ये डिसीजन। लेकिन आज फिर किस चीज़ का डर था? चौधरी परवेज़ लाई भी वज़ीर मुंतखब नहीं हो रहे थे, इजलास मौखर करना पड़ा। मसला क्या? अगर आपके पास नंबर्स पूरे हैं, वफाक में भी मुकाबला कर दे, पंजाब में भी आप जीत जाते। देखिए, पंजाब में तो एज सच नंबर्स का कोई इशू नहीं था, ना है ना था। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था, और प्राइम मिनिस्टर की ये डायरेक्शन थी ऊपर भी और नीचे भी कि हमने किसी सूरत में वो हरकत नहीं करनी कि उनके लोग तोड़ के और उस बेस पे हम करें। और जो PMLN के लोग जो PMLN को वोट नहीं देना चाहते थे, मैं आपका रिकॉर्ड थोड़ा सा दुरुस्त कर दूँ रियासत साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर तशरीफ लाए, PMLN के उन अरकान से मिले जो बागी हो चुके थे। वो तो ऑलरेडी 5 लोग बागी हो चुके थे ना, जो कई 3 साल से बागी हैं, ना बागी कराते। वो ये कह रहे थे कि जो लोग आप अभी जो आपकी बाइंग एंड सेलिंग चल रही है इस प्रोसेस में, लेकिन स्टार्ट पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। सबसे पहले गुजदार साहब ने 7 लोग तोड़ने की कोशिश की थी। 7 से बहुत ज्यादा थे। अगर वो तोड़ना चाहते हम, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की रुकावट ना होती, तो कोई 30-35 लोग थे उस वक्त जो इंटरेस्टेड थे। ये जो 5-6 लोग आए, ये तो इतने तंग थे जिस वजह से भी उधर से कि ये बैठ गए एक तरफ आके, और इनको हमने कभी ऑन नहीं किया अभी तक टिल रिसेंटली, बल्कि वो गिला ही ये कर रहे थे कि हमने अपनी पार्टी छोड़ी हुई और आप हमें ऑन भी नहीं करते। शहनाज साहबा, अगर दोबारा जो है इलेक्शन में जाना पड़ता है तो तरीकाकार क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है कि इलेक्शन अब अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो निगरान सेटअप कैसे बनेगा? क्या अपोजिशन लीडर और क्या हुकूमत मिल के निगरान हुकूमत बना पाएंगी? अब तो एक बड़ा डेडलॉक है। आज आप लोगों ने भी कौमी असम्बली का इजलास कर लिया, स्पीकर की सीट पर जाके बैठ गए एयाज सादक, उन्होंने इजलास को संभाल लिया। इतनी दूरियां, इतनी मुखालफत, इतना सियासी बहरान, निकलने का रास्ता क्या होगा? अच्छा देखें, अभी ये डर्टी गेम की बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि हम भी ऐसे करेंगे। तकाजा यही है कि आप रियासत मदीना के दाई थे, आपके सामने गलत करे तो आप सही रहते, लेकिन आपने सादिक संजरानी में भी ऐसा किया। और चौधरी सरवर जब सेनेटर बने थे ना, ये तो जब भी आपके पास गिनती पूरी नहीं थी, ठीक है। तो जब कोई आपके पास आए तो जिंदा ज़मीर, और जब ये हलाल सारी क्रॉसिंग दूसरों ने की तो ये गलती। अगर मुझे इजाजत दें शहनाज साहब, वापस आपकी तरफ आ जाऊंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, साथ साथ ये जवाब ले लूं मैं। सवाल पूछा है नहीं, अगर मुझे अब सिर्फ इजाजत देंगी तो मैं एक दफा ये इनसे पूछूं, फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। राजा यासर साहब जरा क्विकली इस पर रिस्पांस कर लीजिएगा, एक क्विकली बात सुन लें जी। चलो ठीक है, ठीक, आप बात मुकम्मल करें। अच्छा, अब आपने बात की कि आज हमने इजलास किया। देखिए, मैंने आपको रूल ऑफ प्रोसीजर भी बताया, और सारे दिन जो है तमाम जो आइन के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कहा कि ये गैर आइनी है, इस तरह प्रोरोक नहीं हो सकता। तो एयाज सादिक जो हैं वो पैनल ऑफ चेयरमैन है। जिस दिन इजलास कॉल होता है उस दिन सबसे पहली बात जो है वो ये की जाती है कि 4 पैनल ऑफ चेयरमैन जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है कि इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर कार्रवाई ये चलाएंगे। तो अब जब एक चीज प्रोरोक हो नहीं सकती और आप उसे प्रोरोक करके चले गए, तो फिर ये जरूरी था कि आइन के मुताबिक इस काम को किया जाए, और एयाज सादिक का नाम पैनल ऑफ चेयरमैन पे था, तो उसके हिसाब से फिर असेंबली की कार्रवाई को पूरा किया गया। तो ये तो हो गई एक बात। अब आप ने ये कहा कि इलेक्शन, देखिए इस वक्त ये जो इन्होंने बात कही थी डर्टी गेम ये जब होता है जब आइन में इसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गुंजाइश ना होती, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोस्टली ऑपोजिशन से होता है, और उनको MNS से ही बात करनी पड़ेगी, या MPS से अगर वजीर आला के खिलाफ हो। वो जत्था तो नहीं लेके आएंगे ना असेंबली के बाहर कि ये हमारे साथ है, 10 लाख का दावा करके लाख भी ना पूरा कर सकें, 50,000 भी ना पूरे कर सकें, तो ना इस्लाम का सहारा, मजहब का सहारा लेंगे, ना धमकियों का सहारा लेंगे। MNS से डायलॉग करेंगे। हमने सबसे खुला डायलॉग किया। MQM आ गई, उन्होंने कहा 1 महीने से डायलॉग हो रहा था। GDA से कुछ लोग आ गए, Q से लोग आ गए, 2 आज आपने देखा होगा, चौधरी सालिक और सईद चीमा साहब। इसके अलावा बाप पार्टी से लोग आ गए, इंडिपेंडेंट लोग आ गए।
तो जिनको आप मुनहरिफ कह रहे हैं उनसे पहले ही उनके अलावा हमने अपने नंबर पूरे कर लिए। डर्टी गेम ये हुआ कि नंबर पूरे देखकर आपने जो है वो जो 3 ऑप्शंस आपने किसी से कहलवाए थे उसमें आप जो है उससे किसी तरह उसमें एंटर हो गए। ठीक है, डर्टी गेम हमारा नहीं है। अब बाकी जो फैसला आएगा उसमें मैं समझती हूँ कि जो पूरी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, अल्लाए हैं, वो मिलके करेंगे। वो मेरा कद नहीं है कि मैं बताऊं। ठीक है शहला साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। यासिर साहब आपका भी जवाब दूंगा, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब ने। न्याई साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। न्याई साहब, इमरान खान साहब आज जीते या हारे, PTI कह रही है हम जीत गए, हमने आखिरी ताश का पता मार दिया और जो एक साजिश थी सब बेनकाब भी कर दी और उल्टा दिया उस सारी साजिश को। मेरा ख्याल है पाकिस्तान हार गया। इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि वो इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी वारदात करेंगे। क्या करनी थी तयन करना मुश्किल था, क्योंकि ये मुझे अंदाजा हो गया था कि पिछले 2-3 हफ्तों से बल्कि 1.5 महीने से जो कैंपेन चला रहे थे उसके अंदर एक चीज कॉमन थी कि वो कैंपेन जो है वो तसादम की तरफ जा रही थी, जिससे एक मतलब निकला था कि जी शायद मुल्क में मार्शल लग गया। अब उसके लिए तसादम के लिए वो उस तरीके से बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। मतलब 10 लाख तो खैर क्या होने थे, लेकिन 50-60 हज़ार 70 हज़ार बंदे आ जाता तो वो फिर भी तसादम उनके लिए मुमकिन था। या आज असेंबली के बंदे बाहर आ जाते। उन्होंने जो ट्रम्प का पता या जो आज वो सरप्राइज देनी थी, कोई ये सरप्राइज कोई ऐसी नहीं थी कि जिसमें उसे कहा जाएगा बहुत बड़ा कमाल किया है। ठीक, उन्होंने सिर्फ ऐसा किया कि जी एक खुद को हमला किया आइन के ऊपर, एक ऐसी असॉल्ट की है कि उसका जवाब हमारे यहाँ अभी थोड़ी सी अक्ल और फहम फरासत ना पड़ा होता तो जो असेंबली तमाशा हुआ है या जैसे आइन पामाल हुआ है तो ये मुल्क में बादशाह लग सकता था। ठीक, या उसके लिए एक ग्राउंड हमार हो सकती थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो वो मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब 2 चीजें इस गड्ढे के अंदर वो अब आज जाके ऊंधे मुंह गिरे हैं और जिसकी वो मिट्टी निकाल रहे थे उनका ख्याल था इसमें सब डालूंगा, उसमें वो पाकिस्तान को साथ ले गए। अगर अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब उनके सामने है, उम्मीद तो बड़ी है कि इसको कितना को रिपेयर कर सकते हैं, कितना अंडू कर सकते हैं, क्योंकि कई टेक्निकलिटीज हैं और उनको एक नई प्रेसिडेंट सेट करनी होगी सारी उसको करने के लिए, जो कि आज स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग दी है। लेकिन न्याई साहब अगर देखा जाए तो आप इमरान खान साहब को जितना आप जानते हैं हमें से कोई भी नहीं जानता। इमरान खान साहब एक बात हमेशा कहते रहे हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ने वाला खिलाड़ी हूँ। ये आखिरी गेंद तक लड़ने वाली उनकी आज का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था जो आज उन्होंने किया कि डिप्टी स्पीकर को बुलाया, उसे पूरा एक दिया, उसे एक हुक्मनामा जारी किया, इस तरीके से असम्बली की कार्रवाई चलेगी। फवाद चौधरी साहब ने लिखी हुई एक तकरीर पढ़ के सुनाई और फिर वज़ीर आज़म साहब की एक रिकॉर्डेड तकरीर चला दी गई असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से। ये आखिरी गेंद तक लड़ने वाला स्पिरिट थी या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब किसी बुखलाहट में यहाँ ना पहुँचे? देखिए जी, वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी वो तो सुबह 11 बजे रिकॉर्ड हो गई थी, 10:30 पौने 11 बजे PTV की टीम के चली गई थी, मुझे किसी ने बताया था। इमरान खान जितने अच्छे स्पोर्ट्समैन थे उतने ही बुरे कह लें या उतने ही पुअर जो है सियासत में उनकी परफॉर्मेंस रही है। अब वो कौन सी चीज़ है जो बंदा अंपायर्स को साथ में ला रहा हो और उसके साथ वो काम करना चाहता हो, तो जब आखिरी गेंद कहते थे तो मतलब ये नहीं होता था कि जी वो कोई बड़ा को फाइट करनी थी, वो तो कर रहे थे। आखिरी गेंद तो यही कर रहे थे ना कि प्रवेश खट्टर लाहौर में फिर रहे थे, नाराज लोगों को मिले जो है उनकी मिन्नत कर ले, बाकी लोग जितने उनकी चीजें थी वो अंग्रेजी में कहते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वो देवर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, और सारी चीजों को जो है मुमकिन कि किसी तरीके से सारे लोग वापस आ जाए, इत्तेहादी वापस आ जाए, MKM के उधर काशी में उनके ऑफिस गए। जो इमरान खान साहब जो कहते थे उनका ये कहते थे मैं सरप्राइज दूंगा, तो ये सरप्राइज कौन सी सरप्राइज है? इमरान यकीन जानो मलिक साहब
जब तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन लाई तो खुदा गवाह है कि अब इमरान की पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ी स्पेस निकल आई थी। मैं 3 महीने अपने प्रोग्राम में कहता रहा, बल्कि बार बार कहता रहा कि जी तहरीक एतमाद इमरान खान को नई जिंदगी दे जाएगी और उसकी सियासत, नवाज शरीफ की जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो सारी इमरान को मुंतकिल हो जाएगी। ये हो सकता था, ये हो रहा था, लेकिन उसकी जरूरी था कि इमरान अगला जो प्लान करना था ना, जो फेज 1 तो खत्म हो जाएगी, आज इमरान खत्म हो गए हैं, डिनोटिफाई हो गया है जो प्राइम मिनिस्टर। फेज 2 के अंदर उसे वो उसका फायदा उठाना था। उन्होंने अपने आप को बहुत बर्बाद किया है कि वो खुद हमले की तरह कि जिसमें उनके अपनी जिस्म के पखचे उड़ गए हैं। यानी आप नहीं समझते अब इमरान खान साहब के पास ये जो कार्ड है उनके खिलाफ बैरूनी साजिश थी, इस कार्ड को लेकर वो पब्लिक में जाएंगे न्याई साहब, तो क्या पब्लिक की जो है सपोर्ट ले पाएंगे कि आलमी साजिश का मैंने मुकाबला किया इसलिए मैंने अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करा दी? मुझे अभी एक इंडिया के एक चैनल से फोन आया, तो मैं उसको 2-4 मिनट के लिए उनको मैंने कहा जी मेरे फोन आना, आपके फोन का इंतजार कर रहा था, मैं तरावी पढ़ के निकला हूँ। तो उन्होंने कहा जी सर 2-4 मिनट देते। देखिए बात ये होती है कि ये स्पोर्ट मीनिंगलेस हो जाती है अगर लीडर जो है खुद बहुत बड़े क्राइसिस में फंसा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन भुट्टो साहब से ज्यादा सपोर्ट है कि आज तक वो कमाई खा रहे हैं। बिलावल से 3री नस्ल 4थी नस्ल आ गई है, ठीक है, जो लेकिन भुट्टो साहब को ये सपोर्ट कहाँ तक पहुंचा सकी थी। उन्होंने उनके खैर और कई प्रॉब्लम थे, उनकी कसूर से भुट्टो साहब इतना ज्यादा ना वो सारे मसले में, लेकिन इसमें तो उनकी तो वाली वारिस थे बेनजीर। कड़े वक्त में नुसरत भुट्टो कड़े वक्त में खड़ी हो गई, नवाज शरीफ के साथ भी उनकी बेटी खड़ी हो गई। इमरान साहब इस कड़े वक्त में फवाद चौधरी साहब या बाबर अवान साहब ये लोग खड़े होने वाले नहीं है, ठीक है। इमरान खान जी साहब भी तो मुझे डर है कि लेगेसी जो उन्हें कुछ छोड़ी नहीं है इक़्तिदार की, पोलिटिकल लेगेसी भी नहीं रहेगी। मुझे हकीकत है, ये देखिए आप रिकॉर्ड कर लें। मैं कुछ 2-2.5 साल पहले पारस के प्रोग्राम मैंने यही कहा था कि इनके साथ ये होने वाला है। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में कहा था कि 2 साल के बाद इनके साथ यही होगा, जो आपके साथ हुआ वो ये 2 साल बाद होगा। तो क्या फायदा कि वो बातें अगर ठीक साबित हो रही है, कहाँ तक पहुंची हैं। ठीक है न्याई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वक्त देने का। मुझे एक और कमर्शियल ब्रेक लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पॉपुलैरिटी की, जिसको इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि शायद वो पॉपुलर हो गए हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे जाके फंस गए हैं जहां उनके पास सियासी जमात भी उनकी मुश्किलात का शिकार हो सकती है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। राजा यासर मायूं साहब, ये बताइएगा, पहली बात तो ये कि रियासत मदीना के दावेदार भी डर्टी गेम खेलें, अभी न्याई साहब ने कहा, शहर साहब ने भी कहा। दूसरा ये भी बताइएगा, जो न्याई साहब बात करके गए कि इमरान खान साहब थे तो पार्टी थी, ये जो उनके साथ लोग खड़े हैं इनके हाथ में पार्टी आई तो पार्टी ज़ीरो। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि आप कोई भी खेल खेलते हैं, खेल या बिजनेस, जिसको रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, चले खेल का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, तो उसमें जितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ना, वो एग्री करती हैं कि ये इसके रूल्स होंगे, इसके तहत हम इसमें रहते हुए हम काम करेंगे। तो अब क्योंकि वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, क्योंकि वो एक डर्टी हो चुके हैं, ये नहीं हो सकता कि आप शराफत से खेलते रहे, दूसरा बंदा बॉल टेम्परिंग भी करता रहे, दूसरा बंदा जो है वो अब एम्पायर भी उसने साथ मिलाए हो, तो आपको हर एक के लिए जिसके पास शैला साहब आपको इजाज़त दे रही है, लेकिन दरमियान में से रियासत मदीना का लफ्ज़ निकाल दें। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि रियासत मदीना है ना, वहाँ पे जब तक कायम नहीं हो गई थी हुकूमत और जब तक फिर मक्का फतह नहीं हो गया था, तो बहुत सारे रूल्स जो है वो कुफर के ज़माने के चल रहे थे, ट्राइबल लॉज चलते थे। फॉर एग्जांपल जब खैबर के बाद जो और उसके पहले जब यहूदियों के साथ प्रॉब्लम हुई दूसरे गज़वा के बाद, गज़वा ओहद के बाद, तो उसमें क्या हुआ कि तमाम के तमाम ट्राइब को सज़ा दी गई जो ट्राइबल लॉज के मुताबिक थी, इस्लामिक लॉ के मुताबिक नहीं थी। तो तब क्योंकि रूल्स वही थे, ट्राइबल लॉ था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए वही लॉज माने गए जो ट्राइबल लॉज थे। यहूदियों ने अपने लॉज के मुताबिक उनको सज़ा तजवीज़ की क्योंकि उन्होंने गद्दारी की थी, तो उनको ये सज़ा दी गई। लेकिन बाद में जब इस्लामिक रियासत पूरे अरब पे कायम हो गई तो फिर नया लॉ इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये इसको एटलीस्ट क्लीन करने के बाद रियासत मदीना जो है वो आइडियल हो सकता है हमारा, वो बनी तो नहीं है। पाकिस्तान में कौन सी रियासत मदीना है, बन तो नहीं गई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये कहना कि होनी चाहिए, इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, ये हम नाम लेना छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। दूसरा न्याय साहब ने कहा, उस पर कमेंट कर दें ताकि फिर मुझे शायद अभी भी इधर जाना है कि
पार्टी की पॉपुलैरिटी भी ख़त्म और अगर इमरान खान सब साइड पे मेरा ख्याल है ये उनका ओपिनियन हो सकता है। मेरे ख्याल में तो पार्टी की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम है। आज तक पीटीआई की तारीख में इतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी आज। लेकिन अपोजिशन की बेंचों पर बैठकर ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, या जो आज जो कुछ किया इसको करके ज़्यादा पॉपुलैरिटी? देखिए एज ऑफ टुडे तो बहुत ज़्यादा है। पार्टी के वर्कर भी सेटिस्फाइड है, खुश है। आगे जो कुछ भी होता है, जो पार्टी का वर्कर है वो इस बात को मान गया कि इमरान खान जो है वो आखिरी बॉल तक जो उसने लड़ने की बात की थी वो ठीक है। शहरा साहबा, वो कहते हैं यासर साहब के रियासत मदीना की बात करने में हर्ज क्या है? आइडियलिज्म तो हमारा आइडियल तो होना चाहिए कि हमें वही ऐसी हुकूमत, ऐसी रियासत बनानी है, लेकिन वो कहते हैं कि रियासत मदीना बनी तो नहीं है। मैं पहले तो ये कहूँगी कि जब रसूल ने बाकायदा दावत जुल अशीरा नहीं दी थी, उससे पहले अपने आप को सादिक और अमीन मनवाया था और उनके लिए सबने गवाही दी थी कि इन्होंने कभी कोई न झूठ बोला न ख़यानत की। आप तो आइन में ख़यानत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अभी आप करने जा रहे हैं, ठीक है? और आप तो लोगों के बकौल आपके मुर्दा ज़मीर लोगों से वोट ले लेते हैं। आपने उनसे भी वोट लिया जिनके लिए आपके अभी जो वज़ीर दाखिला थे जो आज ख़त्म हुए, उन्होंने कहा कि गिलानी साहब के लिए 17 लोगों ने हमें छोड़ा और 13 बिक गए थे। आपने उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। तो प्लीज़ मज़हब को इसमें नहीं लाएं तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि नियाज़ी साहब ने कहा कि भुट्टो साहब की खुददारी और अक्लमंदी और आइन से मोहब्बत की पीपल्स पार्टी कमाई खा रही है। नहीं, पीपल्स पार्टी हर दौर में आइन को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए उसकी जड़ों को अपना खून पिला रही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक वज़ीर आज़म जो कि वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं बाप हूँ, और पहले उन्होंने उन लोगों को जिनको वो मुनहरिफ समझते थे अपने शहबाज से और एक और आलिया हमजा से बहुत अजीब अल्फाज कहलवाए जिनको मैं तो नहीं दोहरा सकती। ठीक है। फिर उस पर उनकी तंबीह नहीं की, फिर कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है, वापस आ जाओ। तो या तो वो गलत था आपका जिस पे आपने अपने वजीर की जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी कि क्या ज़बान इस्तेमाल की, या फिर आप वही हैं जो उनके बाप हो सकते हैं सेल्फास उनके लिए यूज़ करने के बाद। दूसरी बात ये कि एक वजीर आज़म जो होता है उसका काम होता है ऑपोजिशन को और अवाम को मुतमईन करना, उनको सदमा देना नहीं होता। आज आपने बकौल आपके मैंने सदमा दिया, आपको आइन की बुलंदी करके ना हैरान करना था ना सदमा देना था, अपने ओपोनेंट को मुतमईन करना था। और ये जो रात 140 लोग थे, अगर ये इस्तीफा देते जो इनका एक ऑप्शन था वो उसमें भी मसला हो जाता, क्योंकि असेंबली में 80 लोग थे और इनके साथ आए नहीं थे। तो जो ऐसे लोग रह गए हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको कोई पार्टी आगे नहीं देगी, वो इन्हें वाह कर रहे हैं और ये बीन बजा रहे हैं। बस मुझे एक इजाजत दे दे, मैं एक किता पढ़ दूं। जी जी प्लीज। लगा कर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो आइन की किसे परवाह? तो ये है इन लोगों के लिए। जरा वजीर आजम में हिम्मत थी तो आज कह देते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता था ये 80 भी नहीं रहेंगे। ठीक है, क्विकली कमेंट कर दीजिए। अगर आपके नंबर्स पूरे होते आपके पास, जो पार्लिमानी पार्टी में भी कम हो गए थे, तो आप इस्तीफा दे के आपके अरकान अपने लिए और थोड़ा सा आइन की जो आपने शिकनी जो कहा जा रहा है उसके मुर्तकिब ना होते। लेकिन ये आइन शिकनी तो हमने की कोई नहीं, ये तो अदालत को डिसाइड करने देना। आइन के अंदर स्पीकर जो है उसके पास राइट है रूलिंग देने का। हाँ, वो आपका तो ठीक है, आप अगर टीवी पे साबित कर सकती हैं तो कर ले, ये तो अदालत फैसला कर देगी। अगर किसी ने की तो फिर जरूर ठीक है। या समय साहब आपका बहुत शुक्रिया। शहरा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन आप देखते रहेंगे मुसलसल ट्रांसमिशन न्यूज़ पर, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक एक लम्हा पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बदलता हुआ लम्हा है। क्या नतीजा निकलेगा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस अज़खुद नोटिस की समाअत होगी, उसके बाद मुल्क के सियासी हालात किस तरफ जाएंगे? निगरान हुकूमत बनेगी, नए इलेक्शन होंगे, या वहीं से दोबारा से वोटिंग होगी कौमी असम्बली के अंदर से जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई? इंतज़ार सबको है और इस पर तबसरे तज़िया आप सुनेंगे न्यूज़ पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।